अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निदा वहीद सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डैट इज़ रिहैबिलिटेशन फिजिकल थेरेपी पेशेंट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट। यानी रिहैबिलिटेशन क्या होती है, फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल है और फिजिकल थेरेपी क्या होती है। इसमें हम देखें, सबसे पहले रिहैबिलिटेशन की हम एक बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है। बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट अ पर्सन a patient from an injury, illness और डिजीज़। यानी हम अब किसी भी इंसान को कोई भी इंजरी होगी, कोई भी इलनेस होगी, कोई भी डिजीज़ होगी, हम उसको जितना रिकवरी की तरफ लेके आ सकते हैं, जितना हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं, हम उतना नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उसकी जो फिज़िकल फंक्शन है, सेंसरी, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल फंक्शंस, हम उसको उसके बेस्ट पे लेके आने की कोशिश करते हैं कि वो उस पेशेंट को हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसको हम लेके आएँ। तो जितने भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, यानी उनको वो ट्रीटमेंट करते हैं जिससे वो उनकी सेल्फ इंडिपेंडेंस बेहतर हो सके, वापस ला सके, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सके, वो अपने काम खुद से कर सकें। उनको हम जितना बेहतर बना सकें हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी हर पर्सन की रिहैबिलिटेशन डिफरेंट हो सकती है। हर इंसान की जितने जो भी फंक्शन फिजिकल फंक्शन होगा, साइकोलॉजिकल होगा, सोशल फंक्शन, जितने भी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं उसके लेवल की बेसिस पे उनकी असेसमेंट होती है और असेसमेंट की बेसिस पे उनका रिहैबिलिटेशन होती है, उनकी ट्रीटमेंट होता है। उनको हम जितना बेहतर बना सकते हैं हम कोशिश करते हैं उनको बेहतर बनाएं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड करना, रिकमेंड करना, बताना कि किन किन पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। कोई भी डिजीज़ हो जाए, कोई भी इंजरी हो, कोई भी इलनेस हो, इसमें एम्पुटेशन हो सकती है, आर्थराइटिस, कार्डिक पेशेंट्स, न्यूरो पेशेंट्स हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक, इट कैन बी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन हेड इंजरी पेशेंट, स्ट्रोक, न्यूरो पेशेंट्स, पार्किंसन, स्पोर्ट्स इंजरीज। तो कोई भी इस तरह का मरीज़ जिसमें उसके फिज़िकल फंक्शन डिस्टर्ब हैं तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है, साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आइदर पहले प्रिस्क्राइब्ड की जाती है, बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ आपको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो कहीं किसी भी रिहैबिलिटेशन की फंक्शन देखें तो आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नीड के लिहाज से आपके फंक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। आपके जो भी मरीज़ के फंक्शन है उसको रीस्टोर किया जाता है, उसको बेहतर बनाया जाता है, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस हम कोशिश करते हैं उनको बेहतर कर सकें। इंटरवेंशंस में हम देखें, ट्रीटमेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यानी हम खुद हैं, उनकी अपने मरीज़ की रिहैबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे फिज़िकल इंटरवेंशंस हैं, मैनुअल थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग तरह की जो हम पेशेंट्स की इंजरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, देन रिकमेंड करते हैं। तो किसी भी इंसान का जो रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है, किस तरह करनी है, उसका एक प्रोग्राम होता है, वो डिसाइडेड होता है किस बेसिस पे, उसकी डिसेबिलिटीज़ की बेसिस के ऊपर किसको कितना टाइम लगेगा और किस हिसाब से हम इसको डील करेंगे। तो हम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कह सकते, कभी कभी इसमें वीक्स भी लग सकते हैं, कभी कभी इसमें मंथ्स भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इशूज़ के, इशू कितना गहरा है, कितना मसला कितना डीप है, इस लिहाज से। What is physical therapy? फिजिकल थेरेपी क्या होती है? बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो अवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि फिजिकल फंक्शन कितने डिस्टर्ब हुए हैं और इसकी बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ पे भी फिजिकल एबिलिटीज़ की बात आएगी, फिजिकल फंक्शंस की बात होगी, जहाँ डिस्टर्ब होंगे वहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है? फिजिकल थेरेपिस्ट उसको एग्जामिन करेगा, उसकी बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट होगा, देन उसका एवैल्यूएशन होगा और प्रॉपर जहाँ पे भी पोस्चर एवैल्यूएशन हो जाए, मूवमेंट एवैल्यूएशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, मसल्स को कोई इशू है, जॉइंट मूवमेंट है, ये परफॉर्मेंस है, ये री एजुकेशन है। तो कहीं पे भी जहाँ पे भी फिजिकली फंक्शन डिस्टर्ब होंगे वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी पेशेंट के क्लिनिकल डायग्नोसिस में, उसके प्रोग्नोसिस में, उसके प्लान ऑफ केयर में, उसके ट्रीटमेंट में, उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में सेट करने में
और अचीव कैसे करने, ये फिज़िकल थेरेपिस्ट बताता है, पेशेंट को गाइड करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है और सेल्फ मैनेजमेंट भी रिकमेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ फिज़िकल ट्रीटमेंट करके सेशन देके पेशेंट को भेज देते हैं। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको बेहतर कैसे होना, खुद से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसको जो कर सकते हैं। कॉमन कंडीशंस, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें वो पेशेंट के पास आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन, जहाँ पे भी कार्डिक या लंग के इश्यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन भी सिखा रहे हैं और पैराप्लेजिया का पेशेंट है जिसको दोनों चीज़ों पे साथ साथ वर्कआउट हो रहा है। तो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं हमारे पास, जो भी डिसफंक्शन होता है उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। डिफरेंट डिसफंक्शंस हो जाते हैं उसके हिसाब से, न्यूरो का डिसफंक्शन है तो न्यूरो में स्ट्रोक आ जाए, पार्किंसन है, डिफरेंट क्रेनियल नर्व डिजीज़ हैं उनके हिसाब से, हेड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। वुमेंस हेल्थ में बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो जाती हैं, ACL टेयर वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल की फील्ड है, आपको नेक पेन हो जाए, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, नी का दर्द, घुटने का दर्द है, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिहाज से रिकमेंड किए जाते हैं कि क्या करना है, इस फिज़िकल फंक्शंस को कैसे बेहतर बनाना है। फिज़िकल थेरेपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सर्जरी से अवॉइडेंस मिल रही है, हाँ, यानी कि आपको सबसे पहले सर्जरी से आपको सर्जरी से अवॉइड करवाया जा रहा होता है। दूसरा ये कि आपकी पेन मैनेजमेंट कोशिश की जा रही होती है कि बगैर दवाइयों के जितना कर सकें उतना करें, यानी हमारे पास फिज़िकल मोडालिटीज़ होती हैं जो लगाई जाती हैं जिससे आपका पेन बेहतर बनाया जाता है। अब देखिए कि कोई मसल स्टिफ है, उसको मसल्स पेन हो रहा है, वो पेन किलर ले लेता है, उससे पेन तो रिड्यूस हो जाएगा, पेन फाइबर्स कुछ टाइम के लिए जो है वो सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो जब मसल स्टिफनेस है वो दोबारा रहेगी, वो दोबारा क्या करेगी, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा दोबारा से वो पेन बढ़ा देगी। तो जब मसल्स को दोबारा से स्ट्रेच करना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, मसल को स्ट्रेंथन करना है, वो कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकती। इसके लिए पेशेंट को खुद मूव होना है, और वो मूव कैसे होगा? जब वो बीमार है, जब वो मूव नहीं कर सकता है, ये फिज़िकल थेरेपिस्ट उसको बताता है कि आप इसको कैसे मूव करें कि आपको और इंजरी ना हो, आपको और मसला ना हो और आपकी कंडीशन पहले से बेहतर होती जाए। तो पेशेंट की मोबिलिटी कैसे बेहतर बनानी है, पेशेंट की मूवमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है उस डिज़ीज़ के साथ, उस इलनेस के साथ, और उसको और डिज़ीज़ और इलनेस को कम कैसे करना है, ये सारा फिज़िकल थेरेपिस्ट बताता है। फिजियोथेरेपी इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आपको पेन के बगैर आपको उसको, आपकी जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। इसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वैरायटी ऑफ फील्ड है। आप कोई फिजिकल थेरेपी एक डोमेन में नहीं है, आगे इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, किस किस तरह का फिजिकल थेरेपी होती है। ऑर्थोपेडिक है, जेरियाट्रिक है, न्यूरो, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, पीडियाट्रिक, वुंड केयर थेरेपी, वेस्टिब्यूलर थेरेपी है, डिकंजेस्टिव थेरेपी है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ फिजिकल थेरेपी। वुमेंस हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपको मूव करने में। पीड्स में फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, ब्रेन का ट्रॉमा का कोई पेशेंट है जहाँ पर उसको दोबारा से मूव ऑन होना है, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको प्रिवेंट कैसे करना, आपको डिजीज़ को प्रिवेंशन कैसे करनी है, ये फिजिकल थेरेपी आपको बता रहा होता है, फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बता रहा होता है। तो फिजिकल थेरेपी बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है अगर आप मेडिसिन अवॉइडेंस करना चाह रहे हैं फिज़िकल थेरेपी से, किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको लॉन्ग टर्म जो है आपको ठीक करे, तो इसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रोल है। देन उसके बाद हमारे पास एक फील्ड आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को जो एवरीडे टास्क, डिफरेंट जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं,
उसमें कैसे बेहतर बनाना है, स्किलफुल मूवमेंट कैसे बेहतर बनानी है, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है। इसमें कोई भी पेशेंट हो सकते हैं, एम्पुटेशन, आर्थराइटिस, कार्डियक, न्यूरो का या ऑर्थो का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का भी हो सकता है, या स्ट्रोक का, या कोई भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड की जाती है। जहाँ पे अभी आपको फाइन और स्किलफुल मूवमेंट चाहिए, डिस्टर्ब्ड हो गई हैं, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें, ड्यूरेशन वेरीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, डिपेंड करता है कि पेशेंट का इशू किस हिसाब से है, कितना है, किस हिसाब से, उसके हिसाब से। स्पीच थेरेपी की अगर हम बात करें तो स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ पे भी आपको स्पीच के प्रॉब्लम हो गए, बोलने की प्रॉब्लम हो गई, किसी भी मरीज़ को बोलने का प्रॉब्लम है, बोलने का इशूज़ आ रहा है, वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी ये होता है कि ट्रॉमा हो जाता है, कोई और इशूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को बोलने में मसला आता है। स्ट्रोक का मरीज़ देखें या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन हेड इंजरी का पेशेंट देखें, तो उनको बहुत ज़्यादा मसले आ रहे होते हैं और ट्रॉमा के बाद, डिजीज़ के बाद, तो उसमें स्पीच थेरेपी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है जिनको भी स्पीच का इशू आएगा, वहाँ पे स्पीच थेरेपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रीटमेंट वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, डिपेंड करता है। पीट्स में इशू आ सकते हैं, बड़ों में आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। काइनेसियोलॉजी फिजिकल थेरेपी का एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट, मोशन, यानी इंसान की जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती है, कैसे होती है, क्या फॉल्टी, अगर आपकी मूवमेंट या पोस्चर आपका ख़राब है तो कौन कौन से मूवमेंट डिस्टर्ब होंगे, उन मूवमेंट पैटर्न को कैसे सही करना है, ये काइनेसियोलॉजी में आता है। काइनेसियोलॉजी में आप जब मूव करें, कोई भी पोजीशन अडॉप्ट करें, तो उसका जो मैकेनिज़्म है, उसकी जो मैकेनिक्स है, आपकी बॉडी टिश्यूज़ की, आपके मसल्स की, आप पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, आपकी रेंज क्या है, फटीग क्या होता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन क्या है, आपके जॉइंट की बोन्स कौन सी हैं, बायोमैकेनिक्स कितने डिस्टर्ब हैं, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, और उसका ब्रेन से कम्युनिकेशन कैसा है, सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं काइनेसियोलॉजी में। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, डिटेल्ड फील्ड है। आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको मूवमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सब हम इसमें काइनेसियोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सी फील्ड होती है, ये किस किस फील्ड को इन्वॉल्व कर रही है, एनाटमी को, फिजियोलॉजी को, न्यूरोफिजियोलॉजी को, बायोमैकेनिक्स को, साइकोलॉजी, सेकंड इज स्पेशल काइनेसियोलॉजी, थर्ड इज क्लिनिकल काइनेसियोलॉजी। अप्लाइड काइनेसियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मसल टोन चेंज हो रही है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और साइकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से। स्पेशल काइनेसियोलॉजी में हम देखते हैं कि कोई भी इंसान, उसके जो इंटर रिलेशन सेगमेंट से कौन कौन से मूवमेंट में जो सेगमेंट से, बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट से कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या है। क्लिनिकल काइनेसियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम एनाटमी एंड फिजियोथेरेपी का एप्लीकेशन देखते हैं, यानी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स है, मूवमेंट्स हैं, ये फंक्शनल एनाटमी कितना इम्पैक्ट कर रही है उसकी किसी भी इंसान की मूवमेंट पे। अगर कोई मूवमेंट डिस्टर्ब हुई है तो किस लेवल पे मसला है और उसको किस तरह, कौन से लेवल पे जाके सही किया जाता है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी query, any question, you can comment in the comment section. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.